हाउ आर यू ऑल? फाइन, सब ठीक हो भाई? चलिए आप लोगों की क्लास। अच्छा, तो आप लोगों का अभी तक हम लोगों ने कितने मेंबर्स कर लिए हैं? आप लोगों के 4 मेंबर्स हो चुके हैं। कौन कौन से हो गए? ऑसिलेटोरिया हो गया, नोस्टॉक हो गया, वॉलवॉक्स हो गया और कारा हो गया। 4 मेंबर्स हो गए आप लोगों के, जिसमें से 2 मेंबर्स किसके हैं? आपके साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के हैं। बाकी के 2 मेंबर्स किसके हैं? आपके क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी के। ठीक है, इन चारों से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, चारों से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप अभी पूछ सकते हैं कि इसमें आपको ये समझ नहीं आया, किसी में आपको ये समझ में आया। आई एम श्योर आप लोगों ने बुक से टैली कर लिया होगा। कर लिया है? नहीं किया है तो फिर करिए। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आप सबको क्या करना है, बुक्स परचेज करनी है। बुक्स परचेज करने के बाद जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको आप क्या करेंगे, अपने टैली जरूर करेंगे बुक से। ठीक है, तो आपको क्या समझ नहीं आया है उसको आप अभी मुझे बता दीजिए। इन चारों से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ आई है, आप तुरंत की तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर अभी बता सकते हैं। ठीक है, वो हम आज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपकी 5-10 मिनट की हम डाउट क्लास लगा लेते हैं। बच्चों को जो भी डाउट्स है आप लोगों को वो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी, अगर है तो फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है। जब तक हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, लेकिन कभी अभी ऐसा कुछ समझा नहीं रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को जो भी डाउट्स है फटाफट बता दीजिए। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको सब समझ में आ गया? चलिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं आप लोगों को सारा समझ में आ गया है जो भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम किसका मेंबर शुरू कर रहे हैं? आज हम शुरू कर रहे हैं ज़ेंथोफाइसी का मेंबर। ठीक है, ज़ेंथोफाइसी का मेंबर शुरू कर रहे हैं। ज़ेंथोफाइसी का मेंबर क्या है? आपका वाउचेरिया। ठीक है, वाउचेरिया इज द मेंबर ऑफ द क्लास ज़ेंथोफाइसी। इसको येलो ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है बच्चों। येलो ग्रीन एल्गी क्यों बोला जाता है? पहली 2-3 चीजें हैं जो इसके बारे में आज हम देखेंगे। पहला, येलो ग्रीन एल्गी क्यों बोला जाता है। दूसरा, कि क्यों इसको किसमें रखा गया है? ज़ेंथोफाइसी में रखा गया है, जबकि इसको किसमें नहीं रखा गया? आपका क्लोरोफिल में या क्लोरोफाइटा में नहीं रखा गया। ज़ेंथोफाइसी में क्यों रखा गया? इसके कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी क्लोरोफाइसी से सिमिलर हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको ज़ेंथोफाइसी में रखा गया है। तो क्यों रखा गया है? ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको येलो ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं। बच्चों, इसको जो येलो ग्रीन एल्गी जो कह रहे हैं ना, ये भी एक कारण है क्यों इसको ज़ेंथोफाइसी में रखा गया है। बेसिकली क्या है, अगर हम बात करते हैं तो इसके पिगमेंट्स होते हैं। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं, मैं आपको हर एक उसमें आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखवाए हैं। लिखवाए बच्चों? हर एक उसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करी है, जिसमें सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हैबिटेट की। किसकी बात करते हैं हम सबसे पहले? हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट में मैंने आपको क्या बोला है? फ्रेश वाटर स्पीशीज है। वाउचेरिया क्या है? मैंने यहाँ लिखा है आपको कैसा है? फ्रेश वाटर स्पीशीज है, यानी कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लेकिन फ्रेश वाटर के साथ साथ ये किसमें, इसका एक जो मेंबर है, कौन सा? वाउचेरिया पाइलोबोलाइड्स। वाउचेरिया पाइलोबोलाइड्स मेराइन वाटर स्पीशीज में भी पाया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ पर स्पीशीज पढ़ रहे हैं वो कौन सी स्पीशीज है आपकी? वाउचेरिया जेमिनेटा। वाउचेरिया जेमिनेटा। हम जो यहाँ पर आपकी स्पीशीज पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? वाउचेरिया जेमिनेटा। एंड वाउचेरिया जेमिनेटा इज द फ्रेश वाटर स्पीशीज। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ इसका हैबिटेट क्या है बच्चों? फ्रेश वाटर स्पीशीज है। दूसरा जो इसका हम इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो क्या है? पिगमेंट। अब पिगमेंट की बात हम यहाँ भी करेंगे। ये क्यों इसको येलो ग्रीन एल्गी कहा जाता है? क्यों इसको क्लोरोफाइसी में नहीं रखा गया? क्यों? क्योंकि आपको पता है क्लोरोफाइटा क्या है बच्चों?
क्लोरोफाइटा क्या है आपके, उसके अंदर पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जबकि वाउचेरिया के अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं बच्चों वो कौन से हैं आपके, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई। ज़ेंथोफाइसी का मेंबर है वाउचेरिया, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफाइसी की तरह जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए और बी नहीं होते, इसके अलावा कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और ई, ये पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका जो कलर है वो येलो ग्रीन किसकी वजह से होता है, इसका कलर इसके कैरोटिनॉइड्स यानी कि इसके बीटा कैरोटीन की वजह से होता है बच्चों, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन क्या है, कैरोटिनॉइड्स। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ज़ेंथोफाइसी मेंबर जो ये वाउचेरिया है इसके अंदर पिगमेंट्स में क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल से ज्यादा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सा कैरोटिनॉइड, बीटा कैरोटीन, और इसी कैरोटिनॉइड की वजह से इसका जो कलर है वो कैसा आ जाता है, येलो ग्रीन कलर आ जाता है। और इसीलिए ये भी एक कारण है क्यों इसको क्लोरोफाइसी में ना रखकर हमने कहाँ रखा है, ज़ेंथोफाइसी में रखा है। ठीक है, तो ये हो गई पिगमेंट्स की बात। तीसरी जो बात करते हैं हम किसकी करते हैं बच्चों, सेल वॉल की बात करते हैं। तीसरी जो हम बात करते हैं, नहीं सेल वॉल से पहले हम किसकी बात करते हैं, सेल वॉल से पहले हम बात करते हैं रिजर्व फूड की। सेल वॉल से पहले हम किसकी बात करते हैं, रिजर्व फूड की बात करते हैं। तो मैं रिजर्व फूड की अगर बात करूं तो इसके अंदर फूड, रिजर्व फूड कैसे, क्लोरोफिल में कौन सा था, क्लोरोफाइसी में स्टार्च था। इसके अंदर स्टार्च नहीं होता, इसके अंदर होता है ल्यूकोसिन स्टार्च। है ये स्टार्च का ही एक मॉडिफिकेशन, लेकिन मॉडिफिकेशन तो है। ठीक है, तो कौन सा स्टार्च है इसके अंदर, ल्यूकोसिन स्टार्च। साथ में फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, रिजर्व फूड कौन कौन सा है, ग्लूकोजन, स्टार्च, फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये भी इसके अंदर क्या होते हैं, रिजर्व फूड पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में आपको। ठीक है, तो रिजर्व फूड है ग्लूकोजन, स्टार्च, फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। इसके बाद क्या, इसकी बात करते हैं हम, सेल की बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल थी वो दो लेयर थी, कौन कौन सी थी, बाहर की तरफ थी पेक्टिन और अंदर की तरफ क्या थी, सेलुलोज की बनी हुई थी। ठीक है, तो वही इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर मोर पेक्टिन यानी कि पेक्टिन की ज्यादा होती है, जबकि सेलुलोज की क्या होती है, सेलुलोज की कम होती है। और इसमें जो सेल्यूलोज होता है बच्चों, इसमें जो सेल्यूलोज है किसमें, वाउचेरिया में जो सेल्यूलोज है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफाइसी क्या होता है, अलग होता है। यानी कि क्लोरोफाइसी के अंदर पाया जाने वाला सेल्यूलोज अलग क्या चीज है, बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ उसकी स्ट्रक्चर में अलग होता है। ठीक है ना, मैं क्या कह सकती हूँ, उसकी स्ट्रक्चर में अलग है। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर सेल्यूलोज जो होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफाइसी क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, किसमें, इसके सेल वॉल में। अब इसके बाद और क्या चीज है, और क्या चीज हम देखते हैं, इसके बाद और चीज हम देखते हैं रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो ऑल थ्री टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड, ऑल थ्री टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड। कौन कौन से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कैसे होता है। वेजिटेटिव कब पाया जाता है, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। एसेक्सुअल कब पाया जाता है, ये भी हम ये कहते हैं फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है, लेकिन वेजिटेटिव के कंपैरिजन में कंडीशन कैसी होती है, अनफेवरेबल होती है। और जब मैं आपको आज यहाँ पढ़ाऊंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर भी किस में होगा, अनफेवरेबल में होगा। आ रही बात समझ में, क्या अनफेवरेबल कंडीशन होती है, क्या तरीका होता है, कैसे बनता है, वो सारी हम बात करेंगे। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही अनफेवरेबल कंडीशन में। यानी मैं ये कह सकती हूँ प्राउडली, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही ऐसा रिप्रोडक्शन है जो फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। आ रही बात समझ में आपको। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके अक्रेंस की।
अकरेंस की, अकरेंस मैंने आपको बताया, अकरेंस कहाँ पे है इसका, कहाँ पाया जाता है, ये आपको फ्रेश वाटर स्पीशीज में पाया जाता है, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये कहाँ भी पाया जाता है, मेराइन वाटर में भी पाया जाता है। अच्छा, इसका जो नाम है बच्चों, इसका जो नाम है वाउचेरिया, वाउचेरिया नाम किसके ऊपर दिया गया है, एक एल्गोलॉजिस्ट के ऊपर दिया गया है, एक एल्गोलॉजिस्ट हैं जिनके ऊपर इसका नाम दिया गया है, उन एल्गोलॉजिस्ट का नाम क्या है, जेपी वाउचर, ठीक है ना। एक एल्गोलॉजिस्ट है, इन एल्गोलॉजिस्ट के ऊपर इसका नाम दिया गया है, वो एल्गोलॉजिस्ट कौन से हैं आपके, जेपी वाउचर, ठीक है ना, जिसके नाम पर इनका नाम, इसका नाम क्या दिया गया है, वाउचेरिया दिया गया है। इसकी कुछ स्पीशीज बच्चों शेडी प्लेसेस में मिलती हैं, शेडी प्लेसेस कहाँ पर, सॉइल, इसकी कुछ स्पीशीज सॉइल में शेडी प्लेसेस में भी देखी पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके अकरेंस की। अगर मैं बात करूं किसकी, इसके थैलस की, मैं इसकी बात करूं किसके, इसके थैलस की अगर हम बात करते हैं तो इसका थैलस क्या होता है बच्चों, थैलस कैसा होता है, थैलस जो होता है इसका वो होता है ट्यूब्यूलर, अनब्रांच्ड, अनब्रांच नहीं सॉरी अनसेप्टेड। जो वाउचेरिया है, वाउचेरिया का जो थैलस है, इसका थैलस कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है और अनसेप्टेड होता है, लेकिन ब्रांच्ड होता है, कैसे, ये देखिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इसकी जो लोअर सेल होती है, जो लोअर सेल है, इसकी जो लोअर सेल है जिसकी मदद से किस पे, सबस्ट्रेटम पर जुड़ा हुआ है, वाउचेरिया की जो लोअर सेल होती है जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेटम पर जुड़ा होता है, इसकी लोअर सेल को बोला जाता है बच्चों हेप्टेरॉन, क्या बोला जाता है, हेप्टेरॉन, ठीक है ना। इसकी लोअर सेल है, लोअर सेल में क्या है आपकी हेप्टेरॉन, ठीक, चलिए ये हो गया। इसके बाद इसका थैलस हमने बात करी कैसा है, इसका थैलस अनसेप्टेड है, ठीक है, लेकिन इसका जो थैलस है वो अनसेप्टेड तो है, लेकिन ड्यूरिंग इंजरी बच्चों, कब, ड्यूरिंग इंजरी, ठीक है, ड्यूरिंग इंजरी यानी कि जब इसके कोई नुकसान हो जाता है इसके थैलस में, कोई भी मैं ये कहूँ कि इसके थैलस को कोई इंजरी हुई है, किसी बाहरी जानवर की वजह से हुई है या किसी प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से हुई है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इसके थैलस में कोई इंजरी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये कैसा हो जाता है बच्चों, सेप्टेट हो जाता है, ठीक है ना। और इसका एक कारण आप इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी जोड़ सकते हैं, इसका एक कारण आप इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी जोड़ सकते हैं, इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसको फ्रेगमेंटेशन होता है, इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, फ्रेगमेंटेशन है। और हम जानते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जब कोई भी थैलस छोटे छोटे पार्ट में टूट टूट कर बिखर जाता है, जब उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं तो ईच एंड एवरी पीसेस बिहेव लाइक अ मेंबर, एक मेंबर की तरह उसका हर पीस क्या करता है, बिहेव करता है, तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन। तो मैं इसको फ्रेगमेंटेशन से भी जोड़ सकती हूँ कि ड्यूरिंग इंजरी क्या होता है, इसमें सेप्टा बन जाता है और सेप्टा बनने के बाद वो वहां से क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो वो फ्रेगमेंटेशन भी कहलाया जाता है। आगे बात समझ में, तो आपने इसको कहाँ से जोड़ दिया, इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जोड़ दिया। तो वही हम बात करते हैं, इसका थैलस कैसा है, ट्यूबुलर है, अनसेप्टेड है, लेकिन सेप्टा कब बनते हैं, ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग द इंजरी और रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो आपने देख ही लिया, ठीक है। अच्छा, मैं ए सेक्सुअल पढ़ाऊंगी बच्चों, जब आपको ए सेक्सुअल या फिर सेक्सुअल भी पढ़ाऊंगी तब भी मैं आपको बताऊंगी कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इसमें क्या होते हैं, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, आपका सेप्टा फॉर्मेशन होगा, ओके, चलिए ठीक है।
हाँ, तो अब हम बात करेंगे किसकी, सेल स्ट्रक्चर की। अब हम किसकी बात करेंगे, सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर अगर हम इसकी सेल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सेल मैंने बताया है आपको, ये इसका सेल है, बाई चांस मान लो ये इसका सेल है, ठीक है ना। टू लेयर्ड है बता रहे हैं हम, बाहर वाली क्या है, पेक्टिन की है, अंदर वाली किसकी है, सेल्यूलोज की है। लेकिन ज्यादातर ये किसकी होती है, इसमें पेक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो मैं इस तरह से इसको बना देती हूँ, ठीक है ना। पेक्टिन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसमें, ज्यादा है। बीच में क्या होता है इसका, ये बड़ा सा समझ में आ रहा होगा क्या है ये, वैक्यूल। ये क्या है इसका, वैक्यूल, ठीक है ना। वैक्यूल जो होता है, और इसके वैक्यूल में क्या भरा हुआ रहता है, वैक्यूल में भरा हुआ रहता है सेल सेट। ओके, आ रही बात समझ में आपको। बीच में क्या है इसका, ये है इसका वैक्यूल, और वैक्यूल में क्या भरा हुआ है आपका, सेल सेट। इसके साथ इसमें क्या है, इसमें वैक्यूल और सेल के इसके बीच में वैक्यूल और इसकी जो लेयर्स हैं, मतलब इसकी जो सेल वॉल है, वैक्यूल और सेल वॉल, इनके बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में क्या होगा, जो भी सारा मटेरियल है, जो भी सारी चीज है, वो आपकी कहाँ पर ज्वाइन होती, कहाँ पर पाई जाती है, इस साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इसके साइटोप्लाज्म में अंतर क्या होता है, जो चीज हम लोगों ने कहाँ देखी थी आपकी, मैंने वॉल्वो कारा में नोड्स और इंटरनोड्स में जो चीज मैंने बताई थी, वही इसमें भी है। बेसिकली क्या होता है, जितना भी क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो कहाँ होता है, पेरीफेरी पर होता है। और जितना भी न्यूक्लियस होता है, वो कहाँ होता है, इसका सेंटर में होता है। कैसे, यहाँ देखिएगा, जैसे मान लो ये साइटोप्लाज्म, मैंने अभी इसको मिटा दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो क्या हुआ है बेसिकली, ये क्या है इसका, न्यूक्लियस। देखो ये क्या है इसका, न्यूक्लियस, और ये क्या है इसके, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ, इन द नॉर्मल सेल या इन द नॉर्मल कंडीशन, जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, न्यूक्लियस का और क्लोरोप्लास्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में। सेंटर से क्या मतलब है, वैक्यूल के जस्ट बाहर, ठीक है ना। सेंटर से क्या मतलब है, वैक्यूल के जस्ट बाहर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कहाँ होगा, इस सेल वॉल के जस्ट अंदर, बाहर की तरफ, मतलब जस्ट अंदर होगा, लेकिन न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कैसा है, बाहर की तरफ है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इसका क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ होता है, इसका पेरीफेरी पर होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है बच्चों, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब बाउचेरिया में रिप्रोडक्शन होता है, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है कि जितना भी ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये दोनों कैसे हो जाते हैं, वाइस वर्सा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्लोरोप्लास्ट जो अभी तक कहाँ था, पेरीफेरी पर था, वो कहाँ आ जाएगा, अब आपका सेंटर में आ जाएगा। यानी कि जहाँ पर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था अभी तक, वहां पर क्या आ जाएगा, आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। और जो आपका न्यूक्लियस है, जो अभी तक कहाँ था, आपका सेंटर में था, वो कहाँ चला जाएगा, आपका बाहर चला जाएगा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट की जगह वो चला जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा इधर और न्यूक्लियस आ जाएगा इधर, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम पर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो
ठीक है, अब मैं बात करती हूँ किसकी, इसके रिप्रोडक्शन की। बच्चों ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि मैम बहुत फास्ट चल रहे हो आप? अगर ऐसा लग रहा है तो आप लोग अभी भी मुझे बता सकते हैं। देखो मैं आपसे इसलिए बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों को कैसा समझ आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैम बहुत फास्ट चल रहे हो आप, थोड़ा धीरे चलो, या कोई चीज़ है जो नहीं समझ आ रही है, तो वो मेरा जानना जरूरी है क्योंकि मैं मेरे तरीके से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी आप लोग सामने तो हो नहीं, क्लास में तो हो नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा आप लोगों को कैसा समझ आ रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्लीज कंटिन्यूअसली मुझे बताते रहें। ठीक है, कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ओके, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि आप लोगों को कैसा समझ आ रहा है। कोई डाउट किसी को नहीं है? सबका सही चल रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, है? इसका मतलब आप लोगों को अच्छा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं है, समझिए। रिप्रोडक्शन, अब हम बात करेंगे वाउचेरिया के रिप्रोडक्शन की। ठीक है, वाउचेरिया में मैंने आपको बोला तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है ना, वाउचेरिया में तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसके बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर चुकी हूँ, फेवरेबल अनफेवरेबल वो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं किस किस तरीके से। तो वेजिटेटिव में तो मैंने बात कर लिया किसका, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वेजिटेटिव में हमने किसकी बात कर ली, फ्रेगमेंटेशन की, कि वेजिटेटिव में रिप्रोडक्शन कैसा है, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, जो आपको हर एक एल्गी में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन सबसे इजी है भाई, कोई भी पार्ट टूट के गिरा और उसी की वही पार्ट क्या कर लेगा, एक पूरा मेंबर रीजनरेट कर लेगा। तो इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन द मोस्ट इजी टाइप का इन द सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मैं बात करती हूँ आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहाँ बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े सिमिलर हैं। इनका जो बनने का प्रोसेस है ये मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा सिमिलर है। कैसे? बात करते हैं आपको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें तीन तरीके से होता है बच्चों। कौन कौन सा? पहला है ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। ज़ूस्पोर फॉर्मेशन पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है बच्चों, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। और तीसरा कैसा है आपका, एकाइनीट फॉर्मेशन। ये तीन टाइप का रिप्रोडक्शन, तीन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन और एकाइनीट फॉर्मेशन। ठीक है, अब है क्या चीज ज़ूस्पोर फॉर्मेशन और एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। जू बच्चों रिजॉइन कर लीजिए क्लास। चलिए, तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की। मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन टाइप के थे, ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और एकाइनी। ठीक है, ये तीन टाइप का रिप्रोडक्शन है। अब ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ज़ूस्पोर फॉर्मेशन की। वाउचेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन कैसे, यानी कि जब आप वाउचेरिया को, कौन कौन सी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब वाउचेरिया को लो लाइट इंटेंसिटी में ट्रांसफर कर दिया जाए, लो लाइट से हाई लाइट में या हाई लाइट से लो लाइट में, या मैं कह सकती हूँ लो लाइट में बेसिकली इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब इनको फ्लोइंग वाटर से, बहते हुए पानी से, फ्लोइंग वाटर से, किसमें, स्टेगनेंट वाटर यानी कि ठहरे हुए पानी में, जब इनको
फ्लोइंग वाटर से स्टेगनेंट वाटर में, बहते हुए पानी से रुके हुए पानी में जब इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है तब क्या बनते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं ना बच्चों, जूस्पोर फॉर्मेशन और एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है, जूस्पोर कैसे है, मोटाइल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जूस्पोर, तो वैसे भी जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, जबकि एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं बच्चों, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है ना। जूस्पोर फॉर्मेशन कब होता है, जूस्पोर क्या है, मोटाइल है, और एप्लेनोस्पोर्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी में आपने उनको ट्रांसफर कर दिया है। तो बेसिकली ये वो सारी कंडीशंस होती हैं, ये वो सारी चीजें होती हैं जो बाउचेरिया को क्या करवाती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें करवाती हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं कहती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा इसमें कैसे होगा। बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया, जैसे मान लो ये क्या है इसकी, ये इसका थैलस है, ये क्या है इसका थैलस है, किसका, वाउचेरिया का थैलस है। इस थैलस में क्या होगा, सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होगा, सेप्टा फॉर्मेशन होगा। तो ये सेप्टा बन गया, ये वो सेल है जो इसका क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी। कौन सा रिप्रोडक्शन करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। तो ये सेल बाकी की सेल से क्या हो गई बच्चों, अलग हो गई। अब इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना देती है। या सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, यहाँ पर बहुत ही सिंपल में हम बात करते हैं। इस तरह से बात की थी मैंने, यही बनाया था मैं थोड़ी देर पहले डायग्राम, यही था, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, अनसेप्टेड है, लेकिन साथ में हमने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग द इंजरी और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो बाउचेरिया है वो क्या हो जाता है, सेप्टेड हो जाता है। सेप्टा ये कहाँ पे होगा, जूस्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर जो सेप्टा फॉर्मेशन होता है, जूस्पोर के टाइम पर जो सेप्टा फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होता है बच्चों, टिप पर होता है, टिप पर होगा या फिर एपेक्स पर होगा। ठीक है ना, टिप पर होता है या फिर एपेक्स पर होता है। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी एल्गी है, इसकी टिप पर ये क्या हो जाएगा, सेप्टा फॉर्मेशन हो जाएगा। हो गया, ये सेप्टा फॉर्मेशन हो गया। यानी कि ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट से क्या हो गया है, अलग हो गया। अब देखो होता क्या, मैं एक बना लूं, ठीक है, ये हमने इतने सारे बना रखे हैं, इसकी जगह मैं एक फॉर्म कर रही हूँ। ये हो गया सेप्टा फॉर्मेशन। ठीक है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैसा हो गया, क्लब शेप्ड हो गया। कैसा हो गया बच्चों, क्लब शेप्ड हो गया है। और इस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या बनेंगे आपके, जूस्पोर्स फॉर्म होंगे। इसमें क्या बनेंगे आपका, ये इसका साइटोप्लाज्म है अभी, तो इसमें क्या बनेंगे आपके, जूस्पोर्स फॉर्म होंगे कई सारे। तो वो स्ट्रक्चर, वो थैला जिसके अंदर जूस्पोर भरे हुए हैं, या वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं हम जूस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे बच्चों, जूस्पोरेंजियम। आगे बात समझ में, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, सेप्टा फॉर्मेशन हुआ। सेप्टा फॉर्मेशन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है कैसी हो गई, क्लब शेप स्ट्रक्चर हो गई। और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, जूस्पोर फॉर्मेशन होंगे, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, जूस्पोरेंजियम। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, मैंने आपको पहले बताया है कि जो इसमें न्यूक्लियस और जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी सिचुएशन क्या होती है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है, यानी कि वैक्यूल के जस्ट बाहर होता है, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ होता है आपका, सेल वॉल के अंदर, यानी कि बाहर की तरफ होता है। ये इसकी नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन ये बात हम कर चुके हैं, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये क्या हो जाती है, उलट जाती है, वाइस वर्सा हो जाती है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ आ जाएगा आपका, अंदर की तरफ आ जाएगा, और जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पहुंच जाएगा आपका, बाहर की तरफ पहुंच जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ये होगा। अब इसमें क्या होंगे, जूस्पोर फॉर्मेशन होंगे, इसमें क्या होंगे, जूस्पोर फॉर्मेशन होंगे। अब होता क्या है, क्यों न्यूक्लियस
कहाँ आया है आपका, बाहर आया है। बेसिकली क्या है, मान लो ये ज़ूस्पोर है, ये ज़ूस्पोर है, इसमें न्यूक्लियस कहाँ है आपका, बाहर है। न्यूक्लियस कहाँ है आपका, बाहर है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है आपका, अंदर है। ये रहा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा होगा, आई एम श्योर, को छोटा लग रहा होगा, तो मैं बड़ा बना दूंगी, अब तो दिखेगा। ये क्या है आपका, ये आपका ज़ूस्पोर है। ज़ूस्पोर एक ज़ूस्पोर है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये बड़े बड़े न्यूक्लियस बनाऊं, अब दिखेंगे। ये क्या है, इसके न्यूक्लियस हैं, और ये क्या होंगे इसके, यहाँ पर ये होगा इसके क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्यों आते हैं, क्यों ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस है आपका जो आपका न्यूक्लियस है वो कहाँ आ गया है, बाहर आ गया है, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ है आपका, अंदर है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस ही क्या बनाता है आपका, फ्लैजेला फॉर्मेशन करता है बच्चों। न्यूक्लियस ही क्या करता है आपका, फ्लैजेला फॉर्मेशन करेगा। तो ज़ूस्पोर के अंदर, ज़ूस्पोर्स के अंदर फ्लैजेला किससे बनते हैं, फ्लैजेला बनते हैं आपके न्यूक्लियस से। या ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन भी मैं ये कह सकती हूँ, जो फ्लैजेला फॉर्मेशन होता है वो फ्लैजेला कौन बनाता है आपका, न्यूक्लियस बनाता है। इसीलिए ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो आपके न्यूक्लियस अभी तक कहाँ थे, अंदर की तरफ थे, अब वो न्यूक्लियस आपके कहाँ आ जाते हैं बच्चों, पेरीफेरी पर आ जाते हैं। ये बात आपको आ गई समझ में, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होएगा, ये सारे के सारे यहाँ पे ज़ूस्पोर बन जाएंगे। अब ये ज़ूस्पोर बनने के बाद यहाँ से लिबरेट भी तो होंगे, इसके अंदर थोड़ी ना रहेंगे, बाहर भी जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो बाहर कैसे जाते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन, ज़ूस्पोर का, ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर फॉर्मेशन क्या कहलाता है, सिनज़ूस्पोर। आ रही बात समझ में। तो हमको 3-4 चीजें याद रखनी है। पहली चीज यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है क्या कहलाता है, ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोर का ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बनना प्रोसेस क्या कहलाता है, सिनज़ूस्पोर। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन जो क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस की सिचुएशन है वो क्या हो जाती है, उलट जाती है, ठीक है। ज़ूस्पोर के फॉर्मेशन के टाइम पे या रिप्रोडक्शन के फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है, सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3-4 चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे किसकी, लिबरेशन। ज़ूस्पोर बन तो गया, अब लिबरेट भी तो होगा भाई, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो लिबरेट कैसे होता है, लिबरेशन ऑफ ज़ूस्पोर। लिबरेशन ऑफ ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर कैसे लिबरेट होगा, जब ज़ूस्पोर पूरी तरह बन जाते हैं और उनके बाहर निकलने का टाइम आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इसकी सेल है, जो एपिकल सेल है, यहाँ इसके पोर ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, इसकी जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है या नष्ट हो जाती है। और वॉल के डिसइंटीग्रेट या नष्ट होने की वजह से जितने भी जो ज़ूस्पोर हैं वो कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जो एपिकल सेल होती है, इसका जो एपिकल पोर होता है उसमें जो सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इसकी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और इनके डिसइंटीग्रेट होने की वजह से जितने भी ज़ूस्पोर हैं वो कहाँ जाते हैं बच्चों, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, होती कैसे, जिलेटिनाइजेशन की वजह से। जिलेटिन, जिलेटिन क्या होता है बच्चों, म्यूसिलेजिनस हो जाना, यानी कि किसी भी हार्ड चीज का उसकी जगह वहां पर क्या हो जाना, उसका म्यूसिलेजिनस हो जाना, उसका वहां से नष्ट हो जाना, क्या हो जाता है, जिलेटिनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो एपिकल सेल है, इसका जो ऊपर की तरफ से पोर क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे ज़ूस्पोर कहाँ जाते हैं, बाहर आ गए। ये देखो इस तरह से, ये सारे के सारे ज़ूस्पोर कहाँ आ गए बच्चों, बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद ये करेंगे क्या, बाहर आने के बाद ये उस मीडियम में स्विम करते हैं। कब तक स्विम करते हैं, ये उस मीडियम में जब तक स्विम करते रहते हैं बच्चों, जब तक इसको क्या ना मिल जाए, सबस्ट्रेटम ना मिल जाए। सबस्ट्रेटम यानी कि इसको इसको एक सरफेस ना मिल जाए। आ रही बात समझ में, जब तक इसको सरफेस ना मिल जाए तब तक ये क्या करता रहता है, स्विम करते रहते हैं। और स्विम करते करते ये क्या करते हैं, अपने जो फ्लैजेला हैं इसको शेड कर देते हैं। जैसे ही इनको सबस्ट्रेटम मिल गया,
ये इनको सबस्ट्रेटम मिल गया जहां पर इनको रेस्ट करना है, तो ये क्या करेंगे, अपने फ्लैजेला को शेड कर देंगे और यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर एक रेस्टिंग स्पोर बन जाएंगे। मैं ये कहूँगी क्या बन जाएंगे, यहाँ पर रेस्टिंग स्पोर बन जाएंगे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अभी तक हमने आपको बताया क्या होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती है क्या, लो लाइट इंटेंसिटी में आ जाना, हाई ह्यूमिडिटी में आ जाना, बहते हुए पानी से रुके हुए पानी में आ जाना, ये सब क्या है, इनकी अनफेवरेबल कंडीशन है। तो जैसे ही ये वापस फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं, तो यही ज़ूस्पोर जो अभी तक रेस्टिंग स्पोर बन गए हैं सबस्ट्रेटम मिलने के बाद, जो चलिए, तो ए प्लेनोस्पोर्स कैसे है बच्चों, ए प्लेनोस्पोर्स है कैसे, नॉन मोटाइल है, यानी कि जूस्पोर जो है, जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर्स कैसे हैं, दोनों ही सेम है, बस अंतर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन का तरीका भी बिल्कुल सेम है, बस अंतर क्या हो जाता है कि जूस्पोर कैसे होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, और ये प्लेनोस्पोर कैसे होते हैं बच्चों, नॉन मोटाइल होते हैं। इसके अंदर फिर आपको और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, बिल्कुल सेम है, दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके अंदर जिसमें जूस्पोर बन रहे थे उसको हम क्या कह रहे थे, जूस्पोरेंजियम कह रहे थे। इसके अंदर जिसके अंदर ए प्लेनोस्पोर्स बनेंगे तो उसको हम क्या कह देते हैं, ए प्लेनोस्पोरेंजिया, ठीक है, वही चीज है, वो जूस्पोरेंजिया था, जूस्पोर्स बन रहे थे, ये ए प्लेनोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या बनेंगे, ए प्लेनोस्पोर्स, ठीक है। अगला है आपका एकाइनी, अगला क्या है आपका, एकाइनी, एकाइनीट, एकाइनीट क्या है, पहली चीज एकाइनीट भी क्या है, नॉन मोटाइल है। दूसरी चीज एकाइनीट क्या है, रेस्टिंग स्पोर है, कैसा है, रेस्टिंग स्पोर है। बेसिकली क्या होता है, ये आपका वाउचेरिया, ये हो जाता है सेप्टेट, ये हो जाता है आपका सेप्टेट, वाउचेरिया। अभी तक हमने क्या देखा था, जब स्पोर फॉर्मेशन हो रहे थे, स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा था बच्चों की, एक सेप्टा फॉर्मेशन होता है और एक सेप्टा फॉर्मेशन के अंदर एक ही सेल के अंदर कई सारे स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बेसिकली क्या होता है, कई सारे सेप्टा फॉर्मेशन होते हैं और सेप्टा फॉर्मेशन के बाद ईच एंड एवरी सेल each and every cell become modified into a resting cell, यानी कि इसकी प्रत्येक सेल, हर एक सेल क्या हो जाती है, इसकी हर एक सेल एक नए स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेस्टिंग स्पोर। और इसकी हर एक सेल को क्या बोला जाता है, एकाइनी, यानी कि ईच एंड, अभी तक इस एक सेल के अंदर कई सारे स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहे थे, जैसे जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, ठीक है। एकाइनीट में ऐसा नहीं होता, एकाइनीट में क्या होता है, एकाइनीट के फॉर्मेशन के टाइम पर जो इसकी ईच एंड एवरी सेल होती है, यानी कि इसका जो थैलस होता है वो मल्टीपल सेप्टेट हो जाता है, कई बारी सेप्टेट हो जाता है, और सेप्टेट होने के बाद क्या हो जाता है, ईच एंड एवरी सेल बिकम मॉडिफाइड इनटू अ एकाइनीट, एकाइनीट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये है आपके रेस्टिंग स्पोर, एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस आर कम बैक, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती हैं, तो यही एक रेस्टिंग स्पोर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके एक वाउचेरिया में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अब इसके बाद है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत इजी है इसका, लेकिन वही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब बात करेंगे, इसकी कल बात करेंगे, ठीक है। तो वाउचेरिया का ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा लगभग 15 से 20 मिनट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो भी इसलिए कि आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कारा का काफी टफ था जो हमने किया था, कारा का हमें पूरा एक लेक्चर लग गया था पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने में, इसका इजी सा है जो कल हो जाएगा 15-20 मिनट में। अभी तक आज के लेक्चर में कोई भी आपको डाउट आया हो, वेदर इट इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वायुचेरिया और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर या सेल के बारे में या थैलेस के बारे में कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है किसी भी चीज का, मैंने पहले भी आपको बोला था शुरू में 5 मिनट दिए थे, पुराने में डाउट हो तो पूछ लीजिए, आज के में डाउट हो तो पूछ लीजिए, कुछ भी हो, ठीक है।
उसके बाद हम इसका कल क्या करेंगे, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक क्या था इसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई डाउट है भाई किसी को? अच्छा, बुक्स आप सबने ले लिए? मैंने आपको बोला था सीबीएच की बुक्स ले लीजिए आप। आरबीडी भी सही है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आरबीडी भी मिल जाती है, आरबीडी भी सही है। अगर जिसने नहीं लिए तो सीबीएच ले लेना, उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है, बस ये होता है और कुछ नहीं होती है। आपकी अपनी लैंग्वेज है तो आप उसे आराम से कर पाते हैं। ठीक है, आरबीडी में थोड़ी सी टफ होती है लैंग्वेज। ठीक, बुक्स सबको लेनी है। जहां तक बात है नोट्स की, तो वो देर सवेर आपको कभी भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, लेकिन बुक्स सबको लेनी है। नोट्स के भरोसे मत बैठिए कि कभी आपको नोट्स जब देंगे तब वो आपको करेंगे। अभी आपकी क्लास चल रही है, बुक्स परचेज करिए और जो डेली की डेली आपको पढ़ाया जा रहा है उसको डेली की डेली आप अपने बुक से क्या करिए, टैली करिए, डेली की डेली पढ़िए, तभी आप उसे नेक्स्ट डे देख पाएंगे कि आपको डाउट आया है या नहीं आया। ठीक है ना? तो किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? चलिए, कोई है सर?